हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 7 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले आता है कि एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग क्या है। तो एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन है, इट रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर। तो ये फाइनल गुड्स और सर्विसेज की क्या वैल्यू है जो सारे सेक्टर्स इकोनॉमी के उस पॉइंट ऑफ लेवल पे खरीदना चाहते हैं, कि उस वैल्यू जो है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, वो सारे इकोनॉमी के सेक्टर्स उस टाइम पे उसको एक्सेप्ट करते हैं, उस टाइम पे उसको लेना चाहते हैं, एक ईयर के टाइम स्पैन में, उसको एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं एग्रीगेट डिमांड को, तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट होता है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट कंजम्पशन का मतलब होता है हाउस होल्ड, जो हम जैसे कि हमारा घर जो होता है, हम कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर मतलब कितना हम स्पेंड कर रहे हैं, तो उसको प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, कि हम एक ईयर के टाइम स्पैन में हमने कितनी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज किया है। सेकेंड जो इसका कंपोनेंट है वो है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कि जब हम किसी चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई लैंड पे हमने इन्वेस्टमेंट करी या कोई एसेट पे हमने इन्वेस्टमेंट करी, उसको भी एग्रीगेट डिमांड में कैलकुलेट किया जाता है। थर्ड आता है इसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो प्राइवेट में जो हाउस होल्ड्स है उनका एक्सपेंडिचर काउंट होता है, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है गुड्स के ऊपर, या हमारे लिए कुछ बिल्डिंग्स बनवा दी, हेल्थ के ऊपर, ट्रांसपोर्ट के ऊपर, ब्रिजेस के ऊपर, रोड्स के ऊपर, तो गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया है उसको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इसमें गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट्स भी इंक्लूड होती हैं। फिर लास्ट जो इसका कंपोनेंट है वो है नेट एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है जब हमारे कंट्री में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं वो बाहर की कंट्री में सप्लाई हो रही है, और इम्पोर्ट्स जब बाहर का सामान हमारी कंट्री में आ रहा है। तो नेट एक्सपोर्ट्स कैलकुलेट किया जाता है एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। तो ये भी हमारा एग्रीगेट डिमांड में कैलकुलेट होता है, ये लास्ट कंपोनेंट है। तो अगर हम देखें तो एडी की इक्वेशन बनेगी सी, जो कंजम्पशन ऑफ प्राइवेट हाउस होल्ड है, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और ये नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स जिसमें एक्स का मतलब है एक्सपोर्ट्स, एम का मतलब है इम्पोर्ट्स। तो ये एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन बनती है। अब हम एग्रीगेट डिमांड इस चैप्टर में हम टू सेक्टर मॉडल लेके चलेंगे, जहाँ पे हम सिर्फ फर्स्ट टू कंपोनेंट्स को कंसीडर करेंगे। इसमें हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को और नेट एक्सपोर्ट्स को कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसमें हम एडी टू सेक्टर मॉडल में लेके चलेंगे, जहाँ पे हम क्लोज्ड इकॉनमी मानते हैं। मतलब वैसे रियल लाइफ में अगर हम देखें तो इकॉनमी क्लोज नहीं होती है, बाहर का सामान यहाँ आता है, हमारा सामान बाहर जाता है, तो वो ओपन इकॉनमी होती है। पर चीज़ों को सिंपल रखने के लिए इस चैप्टर में यहाँ पे क्लोज इकॉनमी कंसिडर करी गई है, कि हमारी ही कंट्री के अंदर चीज़ें जो है वो सप्लाई हो रही हैं, बाहर नहीं जा रही हैं। तो ये टू सेक्टर मॉडल इसमें आया है, जिसमें सिर्फ हम सी प्लस आई कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम क्लोज इकॉनमी देखें तो एडी का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है, कि एडी जो होता है, जो डिमांड होती है, हमारी इनकम लेवल पे डिपेंड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी, अगर हमारी इनकम 100 है, फिर वो 200 हुई, 300 हुई, तो जैसे जैसे हमारे पास और पैसे आएंगे, हम उतनी ज़्यादा चीज़ों को परचेज करेंगे। हाँ, क्योंकि हमारी जो नीड्स होती हैं, ह्यूमन नीड्स कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ और ज़्यादा चाहिए होता है। तो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी, तो उस हिसाब से हमारी जो चीज़ों की डिमांड है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। तो इसलिए ये पॉजिटिव स्लोप दिखता है यहाँ पे, कि जैसे जैसे ये जो ओ एक्स एक्सिस है वो हमारी इनकम है, और ये जो ओ वाई है ये हमारा एडी है। तो जैसे जैसे हमारी इनकम का लेवल बढ़ता गया, वैसे वैसे हमारा ये जो कंजम्पशन है, ये जो सी एस का स्लोप दिख रहा है, सी का स्लोप, तो ये हमारा कंजम्पशन है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ी वैसे वैसे कंजम्पशन भी हमारी बढ़ी। और अगर हम इस डायग्राम को अच्छे से देखें, जैसे फॉर एग्जांपल ये टेबल है, इसमें हमारी इनकम 0 से 100, 200, 300 होती गई, तो कंजम्पशन हमारी 40 है। मतलब हमारी जो इनकम थी, भले ही हमने कुछ भी, हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं है, लेकिन हम भूखे नहीं रहेंगे, हम कुछ ना कुछ कंज्यूम जो है वो करेंगे। भले ही हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हम कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे कि हमें कहीं ना कहीं से कुछ मिले। तो भले ही हमारी इनकम उस टाइम पर कुछ ना हो, पर हमारी कंजम्पशन कुछ ना कुछ रहती है। तो इसलिए कंजम्पशन जो स्लोप है हमारा, सी का स्लोप, वो 0 से चालू ना होकर वो यहाँ ऊपर से एस से चालू हो रहा है, कि भले ही हमारी इनकम लेवल 0 है, लेकिन हमारी कंजम्पशन तब भी हो रही है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को हम ऑटोनॉमस मानते हैं। ऑटोनॉमस मतलब उसको हम कांस्टेंट मानते हैं, कि अभी हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कुछ भी चेंज नहीं हो रही, हमारी उतनी ही है। तो जो एडी आया है वो हमारा सी को और आई को प्लस करके, जो एडी का स्लोप है वो सी से ऐसे ऊपर करके बना है,
जो ये टी का स्लोप दिख रहा है सी प्लस आई, ये हमारा ए डी का स्लोप बना है जिसका सम है सी और आई। तो जैसे जैसे हमारी कंजम्पशन बढ़ी वैसे वैसे हमारी इनकम भी बढ़ी और इन्वेस्टमेंट हमारी कांस्टेंट है और ए डी हमारा इन दोनों का सम है। तो ये इसके डायग्राम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि अगर आपको इसको एक्सप्लेन करना है तो पहले इसकी डेफिनेशन, फिर इसका डायग्राम, इसकी टेबल और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इसमें डायग्राम में हमें क्या पता लगता है कि ए डी सी और आई का सम है, हमारा पॉजिटिव कंजम्पशन है। जैसे बताया कि अगर इनकम लेवल 0 है तब भी हम कुछ ना कुछ बेसिक चीज़ें हम कंज्यूम करते ही हैं। कंजम्पशन कर्व का स्लोप वो अपवर्ड बढ़ता है क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है हमारी कंजम्पशन भी बढ़ती है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को हम पैरेलल मानते हैं कि भले ही जो भी इनकम हो हमारा इन्वेस्टमेंट उतनी ही है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडी कर्व, तो हमारा एडी कर्व जो है वो स्टार्ट हो रहा है टी पॉइंट से, इधर से हमारा एडी कर्व जो है वो स्टार्ट हो रहा है जब इनकम लेवल 0 है। इनकम लेवल 0 होने के बावजूद एडी यहाँ पे ऊपर से क्यों स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज हमारी कंजम्पशन जो है वो 0 नहीं है। और जो स्लोप ऑफ एडी कर्व है वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी हमारी डिमांड्स जो है वो और ज़्यादा बढ़ेंगी। तो अब अगला आता है एग्रीगेट सप्लाई। तो ये मनी वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी। तो जब हम एग्रीगेट डिमांड देखते हैं तो हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि हम कितना सामान खरीदने जा रहे हैं। जब हम एग्रीगेट सप्लाई देखते हैं तो हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना सामान सप्लाई करना चाह रहा है। तो इस तरीके से एग्रीगेट सप्लाई को नेशनल इनकम भी बोला जाता है। तो इसको नेशनल इनकम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारी सप्लाई है, जितनी चीज़ें हम सप्लाई कर रहे हैं, मतलब उतना जितना हम सप्लाई कर रहे हैं वही हम अर्न कर रहे हैं। तो जो भी हमारे पास अर्न करके पैसा आता है उसको हम रेंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वेजेस दे देते हैं, प्रॉफिट हमारा उसमें से होता है। तो अगर हम इन सब चीज़ों को कैलकुलेट कर दें तो वो नेशनल इनकम जो है वो हमारी निकल के आती है। तो इसलिए एएस को हम नेशनल इनकम भी मान सकते हैं। तो अब इसमें आते हैं कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। तो कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई होता है कि कितना, पहले सबसे पहले आता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कि हम कितना चीज़ों पे कंज्यूम कर रहे हैं, और सेकंड आता है सेविंग कि हम कितना जो है लेवल ऑफ इनकम सेव कर रहे हैं। क्योंकि जब भी हमारे पास कुछ पैसे आते हैं तो हम सारा पहले जो हमारी बेसिक नीड्स है उसको सेटिस्फाई करते हैं, और अगर हमें लगता है कि हम कुछ पैसों को बचा सकते हैं तो उसको हम सेव करते हैं। तो ए एस की जो इक्वेशन है वो सी प्लस एस करके बनती है और ये इसका स्लोप जो है वो है। तो एग्रीगेट सप्लाई जो कि नेशनल इनकम भी होता है वो यहाँ पे 0 लेवल ऑफ इनकम से यहाँ पे चालू होता है। ये जो है ए एस का कर्व है। तो जैसे इनकम यहाँ पे 0 है और कंजम्पशन जैसे बताया कि भले इनकम 0 है तब भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं, पर जो सेविंग है हमारी वो उस टाइम -40 है। मतलब हम उस टाइम कुछ भी सेविंग नहीं करें, बिकॉज हमारे अभी कंजम्पशन के लिए ही हमारे पास इनकम नहीं है, तो हम सेव कैसे करेंगे। तो सेविंग हमारी माइनस में है, तो इसलिए ए एस जो एग्रीगेट सप्लाई हमारी 0 है। फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ी हमारी कंजम्पशन भी बढ़ी, सेविंग पहले जितनी कम थी उतनी कम नहीं है, तो इसलिए अब एग्रीगेट सप्लाई हमारा 100 है। फिर जब और इनकम हमारी बढ़ी हमारा कंजम्पशन भी बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे हम लोग सेविंग्स भी करते जाएंगे, तो ये एग्रीगेट सप्लाई भी इंक्रीज होती गई। इसी को यही एक्सप्लेन किया गया है कि अगर हम इसका कर्व ड्रॉ करते हैं तो वो 45 डिग्री बनकर आता है। अब हमारा है कंजम्पशन फंक्शन जिसको हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी कहते हैं। ये हमारा बताता है कि हमारा जो कंजम्पशन और हमारी नेशनल इनकम के बीच में क्या रिलेशन है, इसको कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं। कंजम्पशन फंक्शन का मतलब होता है कि विलिंगनेस ऑफ हाउस होल्ड टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एट अ लेवल ऑफ इनकम। एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पे हाउस होल्ड कितना परचेज करना चाह रहे हैं, और अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पे भी वो कितनी चीज़ों पे परचेज कर रहे हैं। और ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो कि कंज्यूमर की हैबिट्स पे भी डिपेंड करता है। तो इसमें एक तरीके से हम एग्रीगेट डिमांड का कर्व और एग्रीगेट सप्लाई का कर्व दोनों का कर्व हम देखते हैं और कहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ी वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज होता गया। तो ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई का कर्व है और ये हमारा एग्रीगेट डिमांड का कर्व है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा है तो यहाँ पे सेविंग होती है, पर जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा तो यहाँ पे डिस सेविंग मतलब नेगेटिव सेविंग होती है। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो कंजम्पशन कर्व जो है वो स्टार्ट होता है पॉइंट सी से,
भले ही, क्योंकि जैसे वही फर्स्ट पॉइंट था एग्रीगेट डिमांड का, भले ही इनकम लेवल 0 है पर कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे होते हैं। स्लोप ऑफ कंजम्पशन का पॉजिटिव होता है, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी बढ़ता है। इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, जब इनकम जैसे यहाँ पर है, जब इनकम कंजम्पशन से कम है तो वो डिस सेविंग बोलते हैं, लेकिन जब इनकम कंजम्पशन से ज़्यादा है तो वो सेविंग्स आ जाती हैं। और जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट होते हैं तो उसे ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पे हमारी इनकम हमारे कंजम्पशन से इक्वल है। तो ये इनकम का कर्व है और ये कंजम्पशन का कर्व है, जहाँ पे ये दोनों एट इक्वल है, ब्रेक इवन पॉइंट पे बोलते हैं। तो इधर हम देख सकते हैं 200 200, तो ये 200 जो है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, जहाँ पे हमारा इनकम जितनी है जितना ही कंजम्पशन है। अब साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन आता है, ये बोलता है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी तो उसमें हमारा कंजम्पशन भी बढ़ेगा। इसके अंदर दो फीचर्स होते हैं, एक एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एक मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का इक्वेशन होती है कंजम्पशन अपॉन इनकम, कि हम कितनी इनकम पे कितना कंज्यूम कर रहे हैं, दोनों के रेशियो को हम निकालते हैं। तो एक इनकम हमारी 0 है, उस टाइम कंजम्पशन 40 है, वही सेम टेबल है, तो दोनों को डिवाइड करके हमने यहाँ पर ये एपीसी हमारा फॉर्म हुआ है। तो ये एपीसी का हमारा डायग्राम है, इधर ये कंजम्पशन कर्व है, और देखेंगे कि कहाँ पर ये हमारा एपीसी कर्व जो है वो बना है। तो जब हमारी लेवल ऑफ तो जब हमारा लेवल ऑफ इनकम 100 थी, एपीसी हमारा 120 है। व्हेन एपीसी फिर जो हमारा गिर के 1 हो गया तो इनकम उस टाइम बढ़ के 200 हो गई। फिर उसके बाद एपीसी हमारा और फॉल होता गया और हमारी इनकम जो है वो और ज़्यादा बढ़ती गई। मतलब इसका मतलब है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी हमारी एपीसी जो है वो कम होता जाएगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होगी, क्योंकि हम कंजम्पशन अपना बढ़ा तो रहे हैं पर हम कंजम्पशन अपना सेव भी कर रहे हैं। तो एपीसी हमारा इंक्रीज नहीं होगा, वो हमारा फॉल होता जाएगा। अब इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, एपीसी इज मोर देन 1 कब होता है, जब कंजम्पशन जो होती है हमारी इनकम से ज़्यादा होती है, ब्रेक इवन पॉइंट से पहले। इधर हम कह सकते हैं जब हमारे ब्रेक इवन पॉइंट से पहले, यहाँ पे जब हम कंज्यूम हमारी इनकम से ज़्यादा कर रहे हैं तो उस टाइम एपीसी जो है वो हमारे 1 से ज़्यादा होगा। जब एपीसी इक्वल होगा 1 के, मतलब हमारी वो ब्रेक इवन पॉइंट है और हमारा कंजम्पशन नेशनल इनकम के बराबर है। जब एपीसी 1 से कम है तो इसका मतलब हमारा कंजम्पशन नेशनल इनकम से कम है, ये ब्रेक इवन पॉइंट के बाद आता है। और जैसे जैसे इनकम बढ़ती है हमारा एपीसी फॉल्स होता है। और एपीसी कभी भी हमारा 0 नहीं होता, क्योंकि हमारा कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं होता, हम कुछ ना कुछ कंज्यूम ज़रूर कर रहे होते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आता है अब हमारा, जिसका मतलब है कि इनकम के चेंज होने की वजह से हमारा कंजम्पशन कितना चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हमारी इनकम 20 रुपीज़ चेंज हो रही है तो हमारे कंजम्पशन में कितने रुपीज़ का चेंज आ रहा है, उसको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे ये इनकम है, ये हमारा कंजम्पशन है, तो हमारा सी कितना चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ तो 40 है तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा। अब यहाँ पे 40 और 120 को माइनस करके कि हमारे ये कितना चेंज हुआ है, 80 चेंज आया है। सेम यहाँ पर भी हमारा 80 चेंज आया है, इन दोनों को माइनस करके कि कितना चेंज निकला है। और सेम तरीके से हमारा इनकम में कितना चेंज हुआ है, ये 100 चेंज हुआ है, तो दोनों को डिवाइड करके ये रेशियो करके हमारा एमपीसी 0.8 आया है। तो हमने क्या देखा कि जब कंजम्पशन हमारी 40 से 120 हो गई तो एमपीसी हमारा उस टाइम 0.8 था, और इनकम जब हमारा 0.0 से 100 हो गया तब भी हमारा एमपीसी 0.8 था। तो पूरे टाइम हमारा एमपीसी 0.8 ही चेंज हो रहा है। तो इससे हमारा क्या पता लगता है कि जो हमारा एमपीसी है वो एज अ स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा, क्योंकि जितना कंजम्पशन में चेंज है उतना ही इनकम में चेंज आ रहा है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की वैल्यू ऑफ एमपीसी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, वो कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं जाती है, कि जितना इनकम इंक्रीज़ होगी उतना ही हमारा कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज़ होगा। अगर हम पूरी की पूरी इनकम को कंज्यूम कर रहे हैं, हम कुछ भी सेव नहीं कर रहे हैं, तो एमपीसी 1 होगा। लेकिन अगर हम सारी ही इनकम को सेव कर रहे हैं, हम कुछ भी अपना खर्चा नहीं कर रहे हैं, तो वो एमपीसी हमारा 0 हो जाएगा। तो 0 to 1 के बीच में हमारा एमपीसी वैरी करता है, उसके आगे नहीं जाएगा। सेकंड इसमें क्या है कि एमपीसी जो पुअर का होता है वो रिच से ज़्यादा होता है। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पुअर लोग होते हैं वो
अगर उनकी इनकम बढ़ती है तो वो ज़्यादा चीज़ें कंजम्पशन पे खर्च करते हैं, वो सेविंग पे इतना ध्यान नहीं देते। दूसरी तरफ वही जो रिच पीपल है, वो अगर उनकी इनकम बढ़ेगी तो वो कंजम्पशन भी करेंगे और वो सेविंग पे भी ज़्यादा ध्यान जो है वो देंगे। तो एमपीसी जो पुअर का होता है वो ज़्यादा होता है, रिच का वो जो है होता है कम होता है। और जैसे जैसे इनकम हमारी बढ़ती रहती है वैसे वैसे एमपीसी हमारा फॉल होता है। तो अब ये हमारा डिफरेंस आ जाता है एपीसी और एमपीसी के बीच में। इसमें हम देखते हैं इनकम और कंजम्पशन के बीच में कितना रेशियो है, और एमपीसी में दोनों के चेंज के बीच में कि दोनों की वजह से कितना चेंज हो रहा है वो हम देखते हैं। एपीसी जो होता है वो मोर देन 1 जो है वो हो सकता है अगर हमारी कंजम्पशन नेशनल इनकम से ज़्यादा है, पर एमपीसी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होता, वो 0 से 1 के बीच में ही रहता है। अगर इनकम बढ़ती है तो एपीसी फॉल्स होता है, बट एट अ लेसर रेट देन एमपीसी। दोनों ही फॉल होते हैं इनकम के बढ़ने से, लेकिन एपीसी धीरे फॉल होता है और एमपीसी ज़्यादा तेज़ी से फॉल होता है, और ये इन दोनों का फॉर्मूला है। अब जैसे हमने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा, अब हमारा सेविंग फंक्शन है। तो सेविंग फंक्शन का मतलब होता है कि नेशनल इनकम के रिस्पेक्ट में हम कितना सेव कर रहे हैं, कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है उस हिसाब से हमारी सेविंग्स कितनी इंक्रीज हो रही है उसको देखा जाता है। तो जैसे कि हमने देखा पहले कि हमारी इनकम ही इंक्रीज हो रही है और हमारा कंजम्पशन तो है कुछ ना कुछ वो रहता ही है, भले ही हमारी इनकम ज़ीरो है। तो उस टाइम हम सेविंग जो होती है वो हम अपनी इनकम और कंजम्पशन को जब माइनस कर देते हैं, जैसे हमें 100 रुपीज़ मिले उसमें से हमने 100 ही स्पेंड कर दिए तो हमारी सेविंग ज़ीरो हो गई। तो इनकम और कंजम्पशन को जब हम माइनस करते हैं तो उससे सेविंग निकलती है। तो जब हमने देखा कि जब हमारी इनकम ही ज़ीरो है और कंजम्पशन तब भी चल रहा है तो उस टाइम हमारी सेविंग माइनस में होगी, -40। अब हमारी इनकम 100 हो गई, कंजम्पशन हमारी भी फिर से इंक्रीज़ हुई क्योंकि हमारी इनकम इंक्रीज़ हुई, तो उस टाइम सेविंग -20 हो गई। मतलब उस टाइम हमारी सेविंग अभी भी माइनस में है, पर जितनी -40 थी उतनी नहीं है, उससे थोड़ी कम है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ी कंजम्पशन भी हमारा बढ़ता गया और हमारी सेविंग भी बढ़ती गई। तो इसलिए जो सेविंग का कर्व है हमारा वो नेगेटिव से चालू होता है, और वो धीरे धीरे जब वो ज़ीरो पर आता है, एक्स एक्सिस पर आता है, तो वो ब्रेक इवन पॉइंट हो जाता है जहाँ पे हमारी नेशनल इनकम और हमारी जो सेविंग्स हैं वो इक्वल होती हैं। फिर वो इंक्रीज होकर पॉजिटिवली इंक्रीज होता रहता है। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है सेविंग कर्व का वो नेगेटिव से स्टार्ट होता है, जिसका मतलब है कि जब इनकम ज़ीरो है तो हमारी सेविंग नेगेटिव्स होंगी। जो स्लोप है वो पॉजिटिव रिलेशन है इनकम और सेविंग के बीच, कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे सेविंग भी बढ़ेगी। ब्रेक इवन पॉइंट पे सेविंग ज़ीरो होती है, मतलब जितना हम उस टाइम अर्न कर रहे हैं सारा ही हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो उस टाइम हमारी कोई भी सेविंग नहीं है, तो उस टाइम सेविंग ज़ीरो है, तो उसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट के बाद पॉजिटिव होता है, वो बढ़ता जाता है। तो जैसे हमने अभी एपीसी और एमपीसी देखा, तो वैसे ही अब सेविंग के दो पार्ट्स हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो सबसे पहले हम जिसमें हम एपीएस आता है, जिसमें हम सेविंग अपॉन इनकम की रेशियो को देखते हैं कि इनकम कितना बढ़ा उसमें सेविंग कैसे बढ़ी, और सेविंग और इनकम को डिवाइड करके हमारा एपीएस निकल कर आता है, जो हमारा ऐसा स्लोप बनता है। तो एपीएस जो होता है कभी भी 1 या फिर 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि सेविंग जो होती है कैन नेवर बी इक्वल और मोर देन नेशनल इनकम। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि जितना हमारे पास इनकम आई वो सारी की सारी हमने सेव कर दी, हम कंजम्पशन पे यूज़ करते हैं, या फिर जितना हमारी इनकम आई उससे ज़्यादा ही हमने सेव कर लिया, तो ऐसा कभी नहीं होता किसी भी सिनेरियो में। तो इसलिए सेविंग कभी भी 1 या फिर 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो एपीएस कभी भी 1 और 1 से ज़्यादा नहीं होगा। एपीएस ज़ीरो हो सकता है ब्रेक इवन पॉइंट पे, क्योंकि जितना हमारी इनकम आ रही है उतना ही हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो उस टाइम सेविंग बिल्कुल भी नहीं है, तो सेविंग ज़ीरो है। एपीएस नेगेटिव हो सकता है और 1 से कम हो सकता है, कि सारा कुछ हमने कंजम्पशन पे स्पेंड कर दिया है तो इसलिए हमारी सेविंग बिल्कुल नहीं बची है, तो इसलिए वो 1 से कम हो सकता है। और जैसे जैसे इनकम बढ़ती है हमारा एपीएस भी बढ़ता है। फिर हमारा आता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसमें जैसे उसमें था चेंज इन कंजम्पशन विद चेंज इन इनकम, अब इसमें है चेंज इन सेविंग विद चेंज इन इनकम, कि इनकम के चेंज होने की वजह से हमारी सेविंग्स में कितना चेंज आ रहा है। जैसे ये इनकम है ये सेविंग है, तो हमारी सेविंग जो है हमने देखा कि हर एक पॉइंट पे अगर हम इन दोनों को माइनस करते जाएं तो वो 20 आ रहा है, और हमारी इनकम जो है वो 100 चेंज हो रही है।
तो दोनों को डिवाइड करके हमारा MPS ये आ जाता है। तो इसमें हमें क्या पता लगता है, अगर हमारी सारी की सारी इनकम सेव हो रही है तो चेंज इन कंजम्पशन ज़ीरो है। मतलब अगर हम सब कुछ सेव कर रहे हैं तो हमारा कंजम्पशन कुछ भी नहीं है, तो वो MPS जो है उस टाइम 1 रहेगा। अगर हम सारी की सारी इनकम को कंज्यूम कर रहे हैं तो सेविंग उस टाइम कुछ भी नहीं है, तो MPS 0 रहेगा। तो इस वजह से MPS हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहता है। अब APS और MPS के बीच में डिफरेंस, ये सेविंग अपॉन इनकम की रेशियो है और ये चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम की रेशियो है। APS जो है लेस देन 0 हो सकता है जब जिस सेविंग होती है, पर MPS कभी भी 0 से कम नहीं होता है, क्योंकि चेंज इन सेविंग कभी भी नेगेटिव के फॉर्म में नहीं होती है। दैट इज द चेंज इन कंजम्पशन कैन नेवर बी मोर देन चेंज इन इनकम, कि जितना भी कंजम्पशन में चेंज हो रहा है वो कभी भी इनकम से ज़्यादा नहीं होगा। वही दोनों के बीच में फॉर्मूला। तो अब हमारा आता है कि जो हमने APC और APS पढ़ा, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो अगर हम देखेंगे तो APC और APS को अगर हम प्लस कर दें तो वो हमेशा इक्वल टू 1 आएगा। तो वो ऐसा क्यों होता है, जैसे हमें पता है कि हमारी इनकम का क्या होती है, C+S, मतलब कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो दोनों को हम y से डिवाइड कर देंगे, तो y अपॉन y, C अपॉन y प्लस S अपॉन y। तो y टू y कट हो गया तो ये 1 आया, और C अपॉन y हमें पता है APC का फॉर्मूला है, और S अपॉन y हमें पता है APS का फॉर्मूला है। तो इसका मतलब है कि जितना भी हमारे पास इनकम आ रही है, या तो हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं या तो हम उसको सेव कर रहे हैं, तो इसलिए वो 1 है, क्योंकि ये क्लोज इकोनॉमी है। अभी हम कंजम्पशन और सेविंग ही देख रहे हैं, अभी हम उसके बाहर कितना सामान बाहर से आ रहा है जा रहा है, एक्सपोर्ट्स कुछ नहीं देख रहे हैं। फिर अगला हमारा आता है रिलेशनशिप बिटवीन MPC एंड MPS। तो ये भी हम इक्वल टू 1 देखेंगे। जैसे हमें पता है चेंज इन इनकम कितना होता है, जितना चेंज इन कंजम्पशन है एंड चेंज इन सेविंग है, दोनों को हमने फिर चेंज इन Y से डिवाइड किया है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, क्योंकि चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y हमारा MPC होता है, और चेंज इन S अपॉन चेंज इन Y हमारा MPS होता है। तो ऐसे ही हम जब हम कंजम्पशन फंक्शन देखते हैं तो उसकी हमारी इक्वेशन निकल कर आती है। तो वो इक्वेशन क्या होती है कि व्हेन इनकम जो है वो ज़ीरो होती है, भले ही हमारी इनकम ज़ीरो है तब भी हम कुछ ना कुछ जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन, मतलब ऑटोनॉमस का मतलब कि जो वो हर पॉइंट पे सेम है, कि हम भले ही कितनी भी हमारी इनकम हो जाए इतना तो हम कंज्यूम करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए हमारा कंजम्पशन फंक्शन पॉजिटिव होता है, और जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती रहती है वैसे वैसे ही हमारा कंजम्पशन भी जो है वो इंक्रीज होता रहता है। और MPC इसी चीज़ को इंडिकेट करता है कि कितना इनकम के चेंज होने की वजह से हमारा कंजम्पशन कितना चेंज हुआ है। तो कंजम्पशन फंक्शन C, जो हमारा कंजम्पशन है, इज इक्वल टू C डैश का मतलब है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, कि भले ही इनकम ज़ीरो थी पर हमारा कंजम्पशन तब भी 40 था। और B का मतलब होता है कि कितना, B का मतलब होता है कि MPC को वो बताता है कि इनकम के चेंज होने की वजह से, Y के चेंज होने की वजह से कंजम्पशन कितना चेंज हो रहा है। सेम तरीके से हमारा सेविंग फंक्शन है। सेविंग फंक्शन हम कंजम्पशन फंक्शन से भी डिराइव कर सकते हैं। जैसे सेविंग का फॉर्मूला हमें पता है y माइनस सी, और c कैसे फॉर्म होता है, यहाँ पे हमने देखा c डैश प्लस b ब्रैकेट y। तो इसको हमने इक्वेशन 1 माना, इसको हमने इक्वेशन 2 माना। तो ये इस c की जगह पे हम ये सेकेंड इक्वेशन को लगा देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये निकल कर आएगा सेविंग फंक्शन की इक्वेशन, जहाँ पे s का मतलब है सेविंग, माइनस c का मतलब है नेगेटिव सेविंग जब इनकम लेवल 0 है, 1 माइनस b का मतलब MPS, और y का मतलब इनकम। तो अब अगला टॉपिक है कि हम सेविंग कर्व को कंजम्पशन कर्व से कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमने सबसे पहले अपना कंजम्पशन कर्व बनाया। ये हमारी इनकम का लेवल है, जैसे कि हमारी इनकम 0 से चालू होकर इंक्रीज हो रही है, और ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन का स्लोप है कि भले लेवल 0 है तो भी हमारी कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है और ये बढ़ता जाएगा। और ये ब्रेक इवन पॉइंट हमने यहाँ पे फॉर्म कर दिया, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, और ये इनकम हमारी 45 डिग्री। ये हमने कंजम्पशन कर्व हमने ड्रॉ करा। फिर इसी के पैरेलल यहाँ पे हम सेविंग फंक्शन ड्रॉ करेंगे। जब, क्योंकि हम जानते हैं कि जब ब्रेक इवन पॉइंट था तो उस टाइम हमारी सेविंग जो थी वो 0 थी, तो हम इस तरीके से सेविंग का स्लोप यहाँ पर हम 0 बना देंगे। और हमें पता है कि जब 0 लेवल ऑफ इनकम होता है तो हमारी सेविंग नेगेटिव होती है, तो सेविंग को हम नेगेटिव में लेके चले जाएंगे, और ये C डैश मतलब नेगेटिव सेविंग हमारा शो करेगा। तो ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन से, कंजम्पशन स्लोप से हमारा सेविंग स्लोप बनता है। तो ये इसी चीज़ को हम पॉइंट्स के फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर देंगे कि जब यहाँ पे ई पे ब्रेक इवन पॉइंट था, कंजम्पशन और इनकम बराबर थी, उसी पे
यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग पे आर पे हमारी सेविंग जो है वो 0 है, मतलब हमारा एपीएस यहाँ 0 है और यहाँ पर एपीसी हमारा 1 है। अब हमारा अगला आता है इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट फंक्शन का मतलब होता है कि कितना हम इन्वेस्टमेंट जो है वो कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ों पे हमने इन्वेस्टमेंट करा, बिल्डिंग्स पे, मशीन्स पे, एसेट्स पे, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट जो है वो बोलते हैं। तो दो तरीके की इन्वेस्टमेंट होती हैं, एक इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और एक ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट जो हमारे प्रॉफिट के एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाता है और हमारी इनकम के लेवल पे इफेक्ट करता है, कि अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो हम इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करते हैं। जैसे हमारी इनकम है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो वाई लेवल ऑफ इनकम पे हमने इतना एम पे इन्वेस्ट किया, लेकिन जैसे ही हमारी इनकम बढ़ी हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को भी इंक्रीज कर दिया। तो ये इन्वेस्टमेंट स्लोप हमारा लेकर आता है पॉजिटिव स्लोप, की जैसे हमारा इनकम बढ़ेगी हम और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि भले ही हमारी कुछ भी इनकम हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम उतना ही इन्वेस्ट जो है वो करेंगे। इसका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट से रिलेटेड जो है वो नहीं होता, ये जो होता है ये सोशल वेलफेयर पे डिपेंड होता है और ये टेक्नोलॉजी या ग्रोथ पे डिपेंड करता है, कि भले ही हमारी इनकम लेवल बढ़ गई पर हमने अभी भी उतना ही इन्वेस्टमेंट किया है। अब इसमें आता है एक्स एंटी एंड एक्स पोस्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो एक्स एंटी का मतलब होता है कि यहाँ पे जो हम प्लान करते हैं या जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, कि जितना हमने इतना एक्सपेक्ट किया है कि हम इतना इन्वेस्ट करेंगे या फिर हमने इतना सेव करेंगे, जो हम प्लानिंग करके चलते कि हमें इतना, हमारा गोल है हमें इतना सेविंग करनी है या फिर अपनी इतना इन्वेस्ट करनी है। और पोस्ट का मतलब है कि एक्चुअल हम कितना सेव या फिर कितना हम इन्वेस्ट कर पाए हैं। तो एंटी मीन्स कितना हम एक्सपेक्ट किया और पोस्ट मीन्स कि वो एक्चुअल में हुआ कितना। तो एक्स एंटी और एक्स एंटी सेविंग का मतलब है कि सेविंग जो कि हाउस होल्ड्स ने प्लान करी थी कि वो इस टाइम पर इतनी सेविंग करेंगे या फिर इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, या फिर इन्वेस्टमेंट की बात करी थी, फर्म्स ने कितना प्लान किया था कि वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना इन्वेस्ट करेंगे। तो इसमें इक्विलिब्रियम कब आता है, जब एक्स एंटी सेविंग जो है वो एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है, जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होता है। अब एक्स पोस्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो हमने एक्चुअल सेव किया है हाउस होल्ड्स ने वो एक्स पोस्ट सेविंग, और फर्म्स ने जो एक्चुअल इन्वेस्ट किया है वो एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फुल एम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पे सब लोग एक पर्टिकुलर वेजेस के लेवल पे काम करना चाह रहे हैं और उनको इजीली जो है वो काम मिल रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर वेजेस का लेवल सेट हो रखा है कि आपको पर डे फॉर एग्जांपल 600 रुपीज़ मिलेंगे, तो सब उस लेवल पे काम करना चाह रहे हैं, विलिंगनेस चाहते हैं और उनको जो है वो बिना किसी डिफिकल्टी के काम मिलता है, उसे फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फिर अगला है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि यहाँ पे ऑल द पीपल्स जो है वो वर्क करना चाहते हैं पर उनको जो है एट अ पर्टिकुलर वेज रेट पे वर्क जो है वो नहीं मिल पा रहा है। तो ये लास्ट में सैम्पल क्वेश्चंस हैं जो कि अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसमें ये एपीसी और एपीएस कैलकुलेट करने का है, फिर ये जो फॉर्मूला बताया उससे ये कैलकुलेट करने का है, इसमें एमपीसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इसमें एमपीएस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 7 मैक्रो का एग्रीगेट डिमांड।